नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो एक मात्र है लाइट्स चैप्टर। लाइट चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार पॉलिटेक्निक में अगर आपको पास भी करना है तो यह लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपका बेस्ट है, अगर आपका थ्योरी अगर बेस्ट है, अगर ऑब्जेक्टिव से कंसेप्ट अगर आपका बेस्ट है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, यह सभी जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एक अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। साथियों, आप सभी को बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्योंकि यह प्रश्न को कितने बार आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। बिहार बोर्ड के कितने बार मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर में, बोर्ड एग्जाम में कितने बार यह प्रश्न आ चुका है और यह प्रीवियस ईयर में भी कितने बार यह बिहार पॉलिटेक्निक में भी आ चुका है। तो आप सभी बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चलिए आप सभी बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ए 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या बी 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर सेकेंड, या सी 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या डी 3 × 10⁻8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों, पहले हम समझते हैं कि निर्वात किसको कहते हैं। निर्वात अगर किसको कहते हैं, अगर वो हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से याद रख लेंगे ब्रेन में, नहीं तो ऐसे हमको पता ही नहीं चलेगा, रट्टा मारते रहेंगे कि 3 × 10⁻8 इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 होता है निर्वात का प्रकाश में चाल। इस तरह से अगर रट्टा मार के याद कीजिएगा तो वो कंसेप्ट कभी नहीं समझ में आएगा। देखिए, निर्वात को इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम किसको, जैसे आप अगर सुई हुई पढ़ी होगी आपको तो आप देखे होंगे कि सुई में एक रबड़ की तरह जो होती है उसके अंदर में आप जब अंदर क्लोज करते हैं तो उसमें जो अप और डाउन का जो करता है ना, उसी को हम वैक्यूम और उसी को हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर की जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है। वैक्यूम के अंदर में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से, रफ्तार से चाल चलती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांच प्रकाश के लिए ए पारदर्शी पदार्थ है, या बी अपारदर्शी पदार्थ है, या सी पारभासी पदार्थ है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि कांच प्रकाश के लिए क्या है। चलिए आप बताइए कि कांच जो है प्रकाश के लिए क्या है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि कांच जो है प्रकाश के लिए वो पारदर्शी पदार्थ है। वो जो है कांच जो है वो प्रकाश के लिए वो पारदर्शी है, मतलब वो आर पार वो कर जाएगा प्रकाश के लिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने आईना जो होते हैं, आईना उसको देखने के लिए, उसमें अपना छोपी, अपना प्रतिबिंब, अपना रूप देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे जो है ना, उसके पीछे हम लोग कलई कर देते हैं। आईना में हम लोग क्या करते हैं, आईना में हम लोग कलई कर देते हैं उसके पीछे। इससे क्या होता है कि हमारा जो हमारा फेस है वो दिखने लगता है ना, तो हमारा फेस ना दिखकर पीछे का जो प्रतिबिंब है वो दिखेगा। आप अगर कभी देखे होंगे, जो ये विंडो का, खिड़की का जो शीशा होता है उसमें क्या होगा कि आप अगर अंदर से देख रहे हैं तो आपको बाहर का दृश्य दिखने लगेगा, ना कि अंदर के दृश्य दिखेगा। आईना में क्या होता है कि अंदर का दृश्य दिख रहा है तो आपको अंदर का दृश्य दिखेगा, मगर आपका जो विंडो होते हैं, खिड़की होते हैं, उसमें जो आईना होता है उसमें नहीं ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कलई नहीं की हुई रहती है। मतलब आईना में पेंट न करने के कारण उसके आर पार दिखने लगता है। ठीक है ना, तो कांच जो प्रकाश के लिए पारदर्शी पदार्थ है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। साथियों, यह सभी जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में आता ही आता है। ठीक है ना, बिहार पॉलिटेक्निक में हर साल यह कितनी बार यह रिपीटेड किया हुआ है। लाइट्स चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठता भी है और प्रश्न बनता भी है, वो चाहे न्यूमेरिकल हो या नॉर्मल हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है, ए उल्टा, या बी सीधा, या सी तिरछा, या डी वक्र। आपसे पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। चलिए आप सभी को बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहले हम एक
दर्पण से देख लेते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है, क्योंकि हमको कुछ एक आइडिया लगा रहे तो हमको ठीक रहेगा और हम उसको कंसेप्ट समझ पाएंगे। अगर हम आपको रट्टा मारने को बता दें, आप रट्टा मार ले तो उससे क्या होगा, मान लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। वो जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो आप रट्टा मारने से बेस्ट है कि आप कंसेप्ट को समझ लें। इससे क्या होगा कि आपको कभी भूलिएगा नहीं। ये सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम के लिए नहीं, आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। इस तरह के आप कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए एक अवतल दर्पण बना लिए, ठीक, एक अवतल दर्पण बना लिया और उसके पीछे एक कलई कर दिए, ठीक है, और एक अक्ष बना लिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ध्रुव पोल पी रख दे रहे हैं और यहाँ पर फोकस बना रहे हैं और इसके यहाँ पर एक सी वक्रता केंद्र बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर पोल ध्रुव और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं और उसके बाद एक प्रतिबिंब जो बनाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार आएगा। उसका जो प्रतिबिंब जो है इससे टकरा कर पुनः वापस आएगा और आई से भी, आपतित किरण से भी आकर यह इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से आएगा। तो जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इस तरह का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोनों जाके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह दोनों जो मिलेगा ना, यह प्रतिबिंब वो सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, टेढ़ बाकुल न मिलेगा, ठीक है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है, आप सभी जानते हैं। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपसे, चलिए सवाल नंबर 5 आपसे कर रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण है और आपसे एक पूछ रहा है कि इसके ध्रुव, मान लीजिए एक बीच मिडिल पॉइंट है और इसके यहाँ पर फोकस दूरी के बीच की, इसके और इसके ए और बी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो वो फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ए काल्पनिक या बी वास्तविक या सी कभी काल्पनिक और कभी वास्तविक या डी उल्टा। साथियों आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 6 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो पहले आप सभी जाने कि समतल दर्पण होता कैसा है। देखिए समतल दर्पण जो होगा यह इस प्रकार होगा, एकदम सेम इस प्रकार होगा। अवतल कैसा होगा, तो अवतल इस प्रकार होगा, अवतल इस प्रकार होगा, ठीक है। और उत्तल कैसा होगा, तो उत्तल में अंदर से कलाई की रहती है, ठीक है ना। और इसका जो है ये समतल जो है वो सीधा रहता है, एकदम सीधा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण, कह रहा है आपसे कि समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यह समतल दर्पण है, इसके पीछे हम कलई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना है, ठीक। मान लीजिए किसी वस्तु को अगर हम समतल दर्पण से टकराते हैं तो वो इस प्रकार आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ से टकराकर यहाँ जो आ रहा है तो वो इस प्रकार जा रहा है। तो सवाल नंबर 6 कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो वो जो होगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है। वो इस प्रकार जा रहा है, किसी वस्तु से टकरा रहा है और इस प्रकार से आ रहा है, तो वो यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होगा ना वो हमेशा काल्पनिक होगा। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाती है। ए मुख्य फोकस से होकर, या बी वक्रता केंद्र से होकर, या सी ध्रुव से होकर, या डी पुनः मुख्य अक्ष के समांतर। साथियों सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद हो जाती है, क्या हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए एक अवतल दर्पण बना लिए, मान लीजिए एक अवतल दर्पण बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर P है, ठीक है, और यहाँ पर F है, और यहाँ से अगर हम किसी वस्तु को इस प्रकार अगर हम
इस प्रकार अगर हम टकराते हैं अवतल दर्पण से तो वो इस प्रकार से बैक आएगा, वो रिटर्न आएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एकदम सेम, यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर पूछ रहा है, मिडिल पोल पर, तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी। वो जो है वो मुख्य फोकस से ही होकर, मतलब एफ जो है यहाँ पर एफ है, इससे होकर ही गुजरेगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। वहाँ पर पूछा हुआ था कि प्रकाश का एक निर्वात में प्रकाश सबसे ज़्यादा किस में होता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है ए वायु में, या बी कांच में, या सी जल में, या डी निर्वात में। तो सब आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का वेग का जो सबसे हाई महत्तम जो होता है वो निर्वात में होता है। वैक्यूम में प्रकाश का जो मान होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए समतल दर्पण से, या बी उत्तल दर्पण से, या सी अवतल दर्पण से, या डी किसी से नहीं। चलिए आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए समतल, बी उत्तल, या सी अवतल, या डी किसी से नहीं। तो साथियों पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर हम आवर्धित के बारे में अगर जान जाए, आवर्धित किसे कहते हैं, अगर वो जान जाए तो हमारा जो क्वेश्चन का यह 4 ऑप्शन दिया गया है वो हम समझ कर और इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक बनता है। देखिए आवर्धित कहा जा रहा है किसको, कि किसी भी चीज़ों को, एक मान लीजिए किसी भी चीज़ों को 2 गुना 3 गुना करके ज़्यादा दिखाए, मतलब जूम करके ज़्यादा दिखाए। अगर किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए वो एक पर है तो उसको 2 गुना 3 गुना हाई करके दिखाया जाए, मान लीजिए जूम करके दिखाया जाए, उसी को हम आवर्धित कहते हैं। तो उसको काल्पनिक प्रतिबिंब में बनता है क्या, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में तो जो रहेगा सेम वही बनाएगा। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है कि बहुत सारे चीज़ों को ना एक छोटे आईना में दिखाता है। मतलब बाइक जो होते हैं, मोटरसाइकिल, उसके साइड मिरर में जो होते हैं वो उत्तल दर्पण के लगे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत दूर दूर क्या चीज़ों वो एक छोटा सा आईना कैप्चर कर लेता है। तो आवर्धित क्या कर रहा है, जूम कर रहा है, तो वो अवतल दर्पण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप हजाम करिए, आपने केस कटवाने गए होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको बड़े बड़े आपका केस जो है वो काटता है, तो वो केस काटता है तो उसमें दिखते होगा, उसको बड़ा बड़ा दिखता है, तभी वो आपका मैच कर लेता है कि वो कोई केस बड़ा और कोई केस छोटा तो नहीं ना रह गया है। तो वो अवतल दर्पण से ही वो देखता है। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में ही देखकर वो समझकर वो अपना केस काटता है। अगर उत्तल दर्पण समतल दर्पण उसमें लगा रहेगा तो वो उसका केस का जो बराबर आकार है वो आकार में नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है सवाल नंबर 9 कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 10 पूछ रहा है आपसे, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है ए समतल दर्पण के, या बी अवतल दर्पण के, या सी उत्तल दर्पण के, या डी अवतल और उत्तल दर्पण के दोनों। तो आप सभी जानते हैं कि सैलून में जो दर्पण लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, वो कौन सा मिरर लगा रहता है, तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का लगा रहता है। क्यों, क्योंकि वो बड़ा करके दिखाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी बिंब प्रतिबिंब को वो बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हजामत सैलून वाले जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। साथियों यह सभी जो टॉप 10 का प्रश्न था, इसमें से आप कितने प्रश्न सही किए आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए अभी समय बहुत ही कम है। तो आपका तैयारी किस लेवल का है आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यह जो 10 प्रश्न था इसमें से 1-2 प्रश्न आपको आने का चांस है। यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फिर एक नए वीडियो लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद।